हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। हम लास्ट क्लास में जितना डिस्कस कर चुके थे उससे आगे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम डेफिनेशन क्लॉज समझेंगे। सो हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं और सीआरपीसी की डेफिनेशन क्लॉज को समझेंगे। हमने जितना बेसिक समझ लिया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि सबसे पहले जो सीआरपीसी है, आज के टाइम में कौन सी सीआरपीसी है, 1973 की सीआरपीसी हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो थी वो 1898 की थी और कब एप्लीकेबल हुई है, 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई है। ये कब राष्ट्रपति की असेंट मिली है, इसको 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति की असेंट मिली है। और ये प्रोसीजरल लॉ है और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। दो प्रकार के लॉ होते हैं, एक प्रोसीजरल लॉ, एक सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ प्रक्रियात्मक विधि को बताता है। सब्सटेंटिव लॉ में क्या होता है, सब्सटेंटिव लॉ हमें अधिकार और कर्तव्य के बारे में बताता है, जैसे इंडियन पीनल कोड, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो है वो सब्सटेंटिव लॉ है जिसमें व्यक्ति के अधिकारों और दायित्वों को बताया गया है। आईपीसी में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति कोई भी ऑफेंस करेगा तो उसमें उसे कितनी सजा मिलेगी। अब सजा कैसे मिलेगी, कैसे प्रक्रिया चलेगी, ये सारी बातें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बताई गई हैं। इसलिए ये प्रक्रियात्मक विधि है और वो मूल विधि है जिसे सब्सटेंटिव लॉ कहा जाता है, इसे प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है। तो अब हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के आगे जो डेफिनेशन क्लॉज है उनको समझेंगे और आगे के सेक्शन कवर करेंगे। सबसे पहले इसका चैप्टर 1 जिसमें प्रिलिमिनरी बताया गया है। प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक। प्रिलिमिनरी के अंदर क्या है, सेक्शन 1। सेक्शन 1 में बताया गया है संहिता का नाम, विस्तार और प्रारंभ। संहिता का नाम क्या है, संहिता का नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ये इसका संक्षिप्त नाम है। इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार होल ऑफ इंडिया पे है। कब से है, 31 अक्टूबर 2019 के बाद से होल ऑफ इंडिया पे लागू हो गया है। इसका विस्तार बता दिया, इसका संक्षिप्त नाम बता दिया। अब इसके अंदर जो सबसेक्शन 2 है वो क्या कहता है उसको समझते हैं। सबसेक्शन 2 में तो यही बताया है कि इसका विस्तार होल ऑफ इंडिया पे है। इसका प्रोविजियो ये कहता है चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11, ये 3 चैप्टर हैं सीआरपीसी के। तो ये 3 चैप्टर किससे रिलेटेड हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे 3 चैप्टर की। हम इन 3 चैप्टर की बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं जो नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों पर लागू होते हैं। बाकी के जितने भी चैप्टर हैं सीआरपीसी के वो इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं, इसीलिए हम इन 3 चैप्टर की बात कर रहे थे। तो ये 3 चैप्टर इतने इम्पोर्टेंट हैं अपने आप में। उन चैप्टर में क्या है इस बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो चैप्टर 8 जो है वो बात करता है परिशांति कायम रखने के लिए, सदाचार के लिए प्रतिभूति, यानी जिन भी व्यक्तियों ने कोई ऑफेंस किया है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जब उनको बेल पर दोबारा छोड़ा जाता है तो उसके बदले में उनसे बॉन्ड भरवाया जाता है या सिक्योरिटी ली जाती है, या इस शर्त पर छोड़ा जाता है कि आप जब बाहर जाएंगे समाज में, इस शर्त पर जाइए कि आप बाहर गुड बिहेवियर रखेंगे अपना, यानी कि आप सद्व्यवहार रखेंगे, सभी से अच्छा व्यवहार करेंगे, दोबारा ये ऑफेंस नहीं करेंगे। इस आधार पर अपराधियों को छोड़ा जाता है। तो इस बारे में सीआरपीसी के चैप्टर 8 में बताया गया है, जो कि सेक्शन 106 से लेके 124 तक है। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 10। चैप्टर 10 किससे रिलेटेड है, चैप्टर 10 लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने से रिलेटेड है। अब लोक व्यवस्था और प्रशांति क्या होता है, यानी कि ऐसे अपराध जो पब्लिक को डिस्टर्ब करते हैं, पब्लिक में अशांति फैलाते हैं, जो लोगों को परेशान करने वाले होते हैं, वो चैप्टर 10 सीआरपीसी का है। वो लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाने का जो भी प्रोसीजर है वो इसमें दिया गया है और इससे रिलेटेड है चैप्टर 10। एक ऐसा ही चैप्टर हमने आईपीसी में भी पढ़ा होगा, आपको यदि याद हो। यहाँ पर चैप्टर 10 है और आईपीसी में चैप्टर 8 है और वो भी इसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो वहाँ पर लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध है ना, उनका प्रोसीजर यहाँ सीआरपीसी में चैप्टर 10 में चलता है। वहाँ पे कौन कौन से ऑफेंस है, विधि विरुद्ध जमाव, बलवा, एफरे यानी कि दंगा, इन सभी से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस हैं ये सारे पब्लिक को डिस्टर्ब करने वाले हैं, पब्लिक में अशांति फैलाने वाले ऑफेंस हैं। तो उनका प्रोसीजर चैप्टर 10 में चलेगा। तो चैप्टर 10 भी लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय से रिलेटेड है और लोक व्यवस्था बनाने से रिलेटेड है कि लोक व्यवस्था कैसे बनाई जाए और प्रशांति कैसे बनाई जाए। अब चैप्टर जो 11 है वो किससे रिलेटेड है, चैप्टर 11 पुलिस का निवारक कार्य यानी कि प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, पुलिस के निवारक कार्य से रिलेटेड है चैप्टर 11। पुलिस के निवारक कार्य का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पर वो प्रोसीजर बताया गया है जिसके थ्रू
पुलिस अपराधों का निवारण करे। तो ये चैप्टर 11 जो है 149 से लेके 153 तक है। चैप्टर 10 था वो 129 से लेके 148 तक। तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होते हैं, जनजातीय क्षेत्र नागालैंड पर लागू होते हैं। बाकी के सीआरपीसी के चैप्टर यहाँ इन क्षेत्रों में लागू नहीं होते। तो देखते हैं हम बेयर एक्ट में क्या कहा गया है। उसके परंतुक में ये कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है और बेयर एक्ट में इसको नेगेटिव भाव से लिखा गया है। एक्सप्लेन करने में कई स्टूडेंट्स का गलत हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से बता रही हूँ मैं। वैसे तो ये चैप्टर लागू नहीं होते हैं, लेकिन यदि राज्य सरकार चाहे तो एक नोटिफिकेशन के द्वारा उपबंध बना के इन चैप्टर्स में से किसी को भी संपूर्ण नागालैंड राज्य या जनजातीय क्षेत्र पर या ऐसे भाग पर जो अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक उपांतरणों सहित लागू कर सकती है। ये 3 चीजें सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और क्वासीक्वेंटल, यानी अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक, यानी किसी को हटाकर, किसी को बढ़ाकर, किसी में संशोधन करके, किसी को बदलकर, किसी भी तरीके से उन पर लागू करवा सकती है चैप्टर्स। वैसे तो लागू नहीं होंगे, लेकिन यदि राज्य सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसा कर सकती है। ये इसका जीस्ट है। स्पष्टीकरण में क्या कहा गया है, जनजातीय क्षेत्र क्या होते हैं, मतलब किसे कहा जाता है। तो जनजातीय क्षेत्र से मतलब है 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले भारत का जो संविधान है उसकी अनुसूची 6 कि पैरा नंबर 20 में जो भी स्पेसिफिक किए गए हैं असम के जनजातीय क्षेत्रों में जो भी सम्मिलित थे और जो शिलोंग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न हैं, वो सभी जनजातीय क्षेत्र माने जाते हैं। आप तो इतना समझ लीजिए इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जनजातीय क्षेत्र कौन से हैं, तो जनजातीय क्षेत्र से मतलब ये है कि 21 जनवरी 1972 के पहले भारतीय संविधान की अनुसूची 6 के पैरा नंबर 20 में जो असम के जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित थे, जो शिलोंग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर क्षेत्रों से भिन्न हैं, वही जनजातीय क्षेत्र माने जाते हैं। यानी जो असम में सम्मिलित थे पहले और शिलोंग नगर पालिका में जो भिन्न हैं वही जनजातीय क्षेत्र माने जाए। हमने इसको समझ लिया है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। बाकी सीआरपीसी लागू कब हुई है, तो 1 अप्रैल 1974 को। तो हमारा जो सेक्शन 1 है वो कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 1 में 1 सेक्शन और 2 सब सेक्शन और परंतु बताए गए हैं। हमने सेक्शन 1 में क्या चीजें पढ़ी, हमने सेक्शन 1 में उसका नाम, विस्तार और प्रारंभ पढ़ा। उसके बाद जो चैप्टर है वो जनजातीय क्षेत्रों पे कौन से चैप्टर लागू होंगे सीआरपीसी से नहीं होंगे ये समझा, और जनजातीय क्षेत्र किसे कहते हैं ये समझा। सेक्शन 1 में सिर्फ इतना ही बताया गया है। तो नेक्स्ट सेक्शन आएगा हमारा सेक्शन 2, जिसमें डेफिनेशन क्लॉज बताए जाएंगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी।